क्या आपको हवा में उड़ना पसंद है? अगर है तो सावधान, क्योंकि गिरने पे बहुत चोट लगती है। हाँ, सच कह रहा हूँ। नहीं मानते तो आज मैं आपको हिंदू और ग्रीक मैथोलॉजी से दो स्टोरीज सुनाऊंगा जो उड़ने पर हैं। ये स्टोरीज है रामायण से जटायु की, हाँ वही बर्ड हु फॉट रावण, और ग्रीक मैथोलॉजी से इकरस की। वैसे ये स्टोरी सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि दोनों स्टोरीज सरफेस लेवल पे सेम लगती हैं, पर थीम वाइज बहुत अलग हैं। पर ये स्टोरी सुनने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं भी हवा में उड़ सकूं। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है डिवाइन वल्चर जटायु की। यस, वही जिसने रावण से सीता जी को बचाने का ट्राई किया था। ही वॉज अ सोल्जर। पर पता है, अपनी जवानी में जटायु इतना हेल्पफुल नहीं था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट था। इतना कि उसने अपने बड़े भाई संपत्ति के साथ रेस लगाने का डिसाइड किया, और वो भी कोई आम रेस नहीं, बल्कि खतरनाक रेस। ही वॉन्टेड टू सी कि दोनों में से कौन पहले सन तक पहुंच सकता है। बैड आइडिया जटायु। जवानी के जोश में संपत्ति भी अपने छोटे भाई का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, एंड दे रेस टुवर्ड्स द सन। दोनों भाई अपने बड़े बड़े और सुंदर विंग्स का यूज करके सन की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं। भाइयों, सन ग्लासेस पहन लेना। पहले तो दोनों का मुकाबला बराबरी का होता है, पर जब जटायु को ये रियलाइज होता है, तब ही स्टार्ट्स पुशिंग हिमसेल्फ। तब अचानक से वो इतनी स्पीड पकड़ लेता है कि देखते ही देखते संपत्ति पीछे रह जाता है। जटायु को अब अपनी स्पीड और फ्लाइंग हाइट पे गरूर था, जिस वजह से वो कुछ सोचे समझे बिना सन की तरफ बढ़ता रहता है। उसका भाई संपत्ति ये ओवर कॉन्फिडेंस नोट करता है एंड वॉन्ट्स हिम कि वो भावनाओं में ना बहे। पर भावना चीज ही ऐसी है जिसमें सब खो जाते हैं, और अपना जटायु भी खो जाता है। एंड इतना ऊंचा उड़ के वो अपने खुद के होश उड़ा लेता है, क्योंकि ही रीचेस सूर्यमंडल, यानी द ऑर्बिट ऑफ गर्मा गर्म सन। अब आग में हाथ डालोगे तो जलोगे ही। जटायु भी सन की हीट से जलने लगता है, और उसके विंग्स हीट से पिघलने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाता है बिकॉज ऑफ पेन, पर तभी कोई आके उसे बचा लेता है, और वो कोई और नहीं होता, बल्कि उसका भाई संपत्ति होता है। देखा, आखिर में भाई काम आता है। संपत्ति अपने बड़े से विंग्स खोल के जटायु के सामने आ जाता है, और सन की सारी हीट अपने ऊपर ले लेता है। इससे जटायु तो बच जाता है, लेकिन संपत्ति के विंग्स जल के सड़ जाते हैं। आउच! सन से बुरी तरह जल के संपत्ति बेहोश होके स्टार्ट फॉलिंग। मगर इस दर्द में भी वो खुश था, क्योंकि सैक्रिफाइस से ही वॉज एबल टू सेव हिज छोटा भाई। रिस्पेक्ट है ब्रो। अपने छोटे भाई को अब भी हवा में देखकर वो खुशी से चुपचाप नीचे गिर जाता है। इसके बाद जटायु अपने भाई को जगह जगह ढूंढता है, पर सैडली वो उसे कहीं नहीं मिलता, एंड ही अज्यूम्स दैट ही इज नो मोर। जटायु फिर पूरा जीवन संपत्ति का ग्रेटफुल रहता है, पर ये नहीं जान पाता कि विंगलेस संपत्ति now lives in an isolated island with a ऋषि। ऋषि संपत्ति की जान तो बचा लेते हैं, पर उसे उसके विंग्स वापस नहीं दे पाते। पर तब भी उसे एश्योरेंस देते हैं कि when you will help a king locate his kidnapped wife, तब तुम्हारे विंग्स वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते बहुत साल निकल जाते हैं, और जटायु बड़ा होकर बहुत ही हेल्पफुल और काइंड बनता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है when he tried to fight रावण when he was trying to kidnap सीता जी। Of course, he was not as powerful as रावण, but तब भी वो उसका ब्रेवली सामना करता है एंड उसे टक्कर देता है। ये हुई ना बात। खैर, अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी जटायु रावण से जीत नहीं पाता। रावण बेरहमी से उसके दोनों विंग्स काट देता है, और जटायु फॉल्स टू द ग्राउंड। जटायु से ज्यादा बुरा मुझे संपत्ति के लिए लग रहा है, उसके बचाए विंग्स कट गए। फिर अपने डेथ बेड पे जटायु लॉर्ड राम से मिलता है, जो अपनी वाइफ को ढूंढ रहे होते हैं। He tells Lord Ram about his battle with Ravan and guides him towards south. And इसके बाद जटायु dies. Rest in peace, brother. इसके बाद वानर सेना जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते थक जाती है, और जटायु के बताए रास्ते के बारे में बात कर रही होती है, तब संपत्ति, जो सालों से वहाँ एक केव में रह रहा होता है, उनकी बातें सुन लेता है, और अपने भाई जटायु का नाम सुन के एकदम से केव से बाहर आता है। When he gets to know कि रावण के हाथों जटायु मारा गया, तो पहले तो वो बहुत गुस्सा होता है, एंड फिर वो अपनी दूर की नजर से देखकर वानर सेना को बताता है कि रावण सीता जी को लेकर ओशन के उस पार गया है। ये इन्फॉर्मेशन लॉर्ड राम और उनकी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड फाइनली वो संपत्ति को थैंक यू बोल के रावण से लड़ने निकल पड़ते हैं। पर हाँ, जाते जाते लॉर्ड राम संपत्ति को उसके विंग्स वापस दे देते हैं। संपत्ति, यू डिजर्व्ड इट। तो ये थी जटायु और संपत्ति की कहानी, जहाँ पे आसमान को छूने से लेके जमीन को छूने तक सब था। अब हम आते हैं इकरस की स्टोरी पे फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, एंड देखते हैं वो स्टोरी कितनी सेम और कितनी अलग है।
इकरस की स्टोरी शुरू होती है उसके पापा डेडेलस से, जो कि एथेंस के एक वेल रिस्पेक्टेड इन्वेंटर थे। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि वो एक मर्डरर भी हैं। यस, ही किल्ड हिज ओन नेफ्यू आउट ऑफ जेलेसी, क्योंकि वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड था। इनसिक्योर बंदा है यार ये तो। एनीवे, पनिशमेंट से बचने के लिए वो एथेंस से भागकर क्रीट आ जाते हैं, जहाँ का किंग माइनोस उनके टैलेंट से इम्प्रेस होकर उन्हें अपने किंगडम में जगह देता है। इनफैक्ट वो डेडेलस से एक लैबिरिंथ यानी मेज बनाने को कहता है, जहाँ पे वो राक्षस मिनोटॉर को बंद करके रख सके, जो कि हाफ बुल और हाफ ह्यूमन था। और डेडेलस वैसा मेज एकदम से बना लेता है एंड इम्प्रेसेस द किंग। लेकिन अब किंग डेडेलस को इनाम नहीं देता, बल्कि कैद देता है, ताकि वो अपनी ब्रिलियंस किसी और से शेयर ना कर सके। किंग, ये तो गलत बात है यार। खैर, किंग तो किंग है, उसे कौन ही रोक सकता है। एंड वो डेडेलस को कैद कर लेता है पैलेस के सबसे ऊंचे टावर में। पर डेडेलस टावर में अकेला बंद नहीं होता, उसके साथ उसका बेटा इकरस लपेटे में आ जाता है। दोनों बाप बेटे टावर में अकेले रहते हैं और विंडो से स्काई में बर्ड्स को उड़ता देख के खुश भी होते हैं और अपनी फ्रीडम को मिस भी करते हैं। पर थोड़े टाइम बाद ग्रेट इन्वेंटर डेडेलस को एक आइडिया आता है। वो बर्ड्स को देख के उनके फेदर्स और विंग्स की मूवमेंट को समझता है और वैक्स और बाकी मटेरियल के साथ उनको रेप्लिकेट करने का ट्राई करता है। भाई क्या बर्ड जैसे अंडा भी देगा। खैर, बीइंग एन एक्सपर्ट, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 पेयर ऑफ वैक्स से बने हुए विंग्स बना के रेडी कर देता है, ताकि वो और उसका बेटा इकरस उस टावर से एस्केप कर सके। फिर वो जाके एक पेयर ऑफ विंग्स अपने बेटे इकरस को देते हैं और साथ ही इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं टू कीप हिम सेफ। ही टेल्स इकरस कि वो पानी के पास ना उड़े, क्योंकि मॉइस्चर से उसके विंग्स खराब हो जाएंगे, और ना ही वो ज्यादा ऊंचा उड़े, क्योंकि सन की हीट से उसके विंग्स मेल्ट हो जाएंगे एंड ही विल फॉल टू हिज डेथ। जब वो दोनों टावर से फ्लाई आउट करने के लिए रेडी होते हैं, तब इकरस बहुत डरा होता है। तब उसके पापा गिव्स हिम कॉन्फिडेंस एंड ही जंप्स आउट। पर भाई के विंग्स काम नहीं करते एंड ही फॉल्स डाउन। शिट, अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इकरस के पापा की ये इन्वेंशन टॉप की होती है और सक्सेसफुल भी होती है। दोनों बाप बेटे हवा में उड़ के किंग की कैद से छूट जाते हैं एंड दे फ्लोट इन द स्काई लाइक क्लाउड्स। धीरे धीरे इकरस का सारा डर निकल जाता है एंड ही स्टार्ट्स फ्लाइंग लाइक अ प्रो। उसको अपनी उड़ान पे कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड वो अपने पापा के मना करने पर भी डेंजर लेवल से ऊपर फ्लाई करता है। इनफैक्ट वो अपनी फ्लाइंग हाइट बढ़ाता रहता है, क्योंकि गेट्स अ फीलिंग ऑफ थ्रिल एंड इवेंचुअली वो खुद को गॉड लाइक समझने लगता है। लेकिन इतना ऊंचा उड़ने के बाद बंदा बुरी तरह गिरता ही है एंड द सेम थिंग हैपेंस विद इकरस। उड़ते उड़ते वो सन के इतना पास चला जाता है कि उसके वैक्स से बने विंग्स मेल्ट कर जाते हैं। हो, फिर वो पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आसमान से पानी में गिर जाता है एंड लूजेस हिज लाइफ। उसके पापा ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं, बट सैडली ही इज हेल्पलेस। वो हवा में उड़ते उड़ते रोते रोते वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। उन्हें अपने बेटे के लास्ट राइड्स करने का चांस भी नहीं मिलता। बट जिस जगह पे इकरस गिरता है उसे इकरस ही कहते हैं एंड उसकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि इंसान को खुद को गॉड लाइक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। देखा, मैं कह रहा था ना, ये दोनों स्टोरीज बहुत सेम भी हैं और बहुत अलग भी। जटायु और संपत्ति की स्टोरी इज ऑल अबाउट कंपैशन, केयर एंड लव। वह संपत्ति अपनी जान की परवाह किए बिना जटायु को बचाता है, बट ऑन द अदर हैंड इकरस की स्टोरी की थीम्स काफी अलग हैं। इट इज ऑल अबाउट टेलिंग समवन टू स्टे इन देयर लिमिट्स एंड फॉलो द रूल्स। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि फालतू में ज्यादा उड़ो मत और खुद को कभी ग्रीक गॉड से कंपेयर मत करो। ये दोनों स्टोरीज हमें हिंदू और ग्रीक फिलोसफी में बेसिक फर्क दिखाती हैं। जहाँ हिंदू फिलोसफी इज मोर अबाउट कंपैशन, वही ग्रीक फिलोसफी इज मोर अबाउट बीइंग अ हीरो, लेकिन गॉड्स का आदर सम्मान करके। इतना ही नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि ये दोनों स्टोरीज इंडो यूरोपियन कल्चर का पार्ट हैं, यानी वो लोग जो यूरेशियन स्टीप्स में रहते थे around 4000 BCE, long before migrating into areas like Greece and Indian belt. These ancient people were part of the same group and believed in same stories. फिर जैसे जैसे ये लोग अलग अलग जगह पे माइग्रेट होते रहे, ये स्टोरी भी कल्चर के हिसाब से चेंज होती रही। पर हो सकता है ये स्टोरी इंडिया में लेट आई हो, यानी उस टाइम पे जब एंशिएंट इंडिया ग्रीस से ट्रेड करता था, मेनली ड्यूरिंग अलेक्जेंडर्स टाइम। तो दोस्तों, अब क्या आप आसमान में उड़ना चाहोगे या जमीन पे ही चलना चाहोगे? नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।